फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 62 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जो लोग कमेंट कर हमारे हौसले को अफजाई करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचित सत्ता द्वारा। तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है संविधान द्वारा। आंसर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से नागरिकों को न्याय प्रदान कर उन्हें मजबूत बनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है, जिसके लिए संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही, भेदभाव से परे राजनीतिक व्यवस्था, वोट देने का अधिकार आदि निहित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 है कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, संरक्षण का, राज्य का संरक्षण, समाज का संरक्षण। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 वाला सही हो जाएगा। समाज का संरक्षण एक अधिकार का लक्षण नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। अधिकार के लक्षण के अंतर्गत कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग और राज्य का संरक्षण आता है, न कि समाज का संरक्षण। समाज का संरक्षण दायित्व के रूप में लोगों द्वारा निभाया जाता है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन 1 है ग्राहम वलास, ऑप्शन 2 है हेयक, ऑप्शन 3 है GDH कोल, ऑप्शन 4 है मिल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों GDH कोल जो है, तीसरा जो आंसर है 18 का तीसरा वो सही हो जाएगा। GDH कोल व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। व्याख्या देखते हैं। व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है और उसका समर्थन करता है। GDH कोल व्यक्तिवाद का समर्थक न होकर श्रेणी समाजवाद का समर्थक हैं, जबकि ग्राहम वलास, हेयर तथा मिल का संबंध व्यक्तिवाद से है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांट, राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोसांक्वे। तीसरा है राज्य समुदायों का समुदाय है, ग्रीन ने कहा है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लॉक ने कहा है। तो क्या यह सही सुमेलित है? इसमें से कौन सही सुमेलित है 19 वाले में, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही सुमेलित हो जाएगा दोस्तों वो 4 सही हो जाएगा। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार जो है किसने कहा है? तो लॉक ने कहा है, ऐसा ये सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार का संबंध लॉक से है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है, अतः वह अपने शरीर से जो काम करता है उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलने से वह जो कुछ अर्जित करता है उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। प्लेटो के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्लेटो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आत्मा के 3 गुण होते हैं। ऑप्शन 2 है दार्शनिक राजा की समिति संपत्ति होनी चाहिए। दार्शनिक राजा की समिति संपत्ति होनी चाहिए। तीसरा है प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला होना चाहिए और उसने स्टेटमेंट की रचना की। तो प्लेटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ये दार्शनिक राजा की समिति संपत्ति होनी चाहिए, ये वाला कथन गलत है, बाकी के तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्लेटो एक उच्च कोटि का आदर्शवादी राजनीतिक विचारक और नैतिकता के एक महान पुजारी थे। प्लेटो का उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्ति, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं न्याय को अनुप्रमाणित हो। प्लेटो के संदर्भ में दार्शनिक राजा की सीमित संपत्ति होनी चाहिए। सीमित संपत्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन 1 है हॉब्स उदारवादी है, हॉब्स व्यक्तिवादी है, हॉब्स सीमित संप्रभुता का समर्थक है, हॉब्स उपयोगितावादी है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, हॉब्स व्यक्तिवादी है, ये कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हॉब्स की महत्वपूर्ण देन उनका व्यक्तिवाद है। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्तियों ने अपने रक्षार्थ बनाया है। सेवाइन ने हॉब्स को व्यक्तिवाद का प्रथम दार्शनिक कहा है। सेवाइन ने हॉब्स को व्यक्तिवाद का प्रथम दार्शनिक कहा है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कन्फेशंस नामक पुस्तक के रचयिता हैं। कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है ये बताना है। ऑप्शन 1 है लाक, 2 है मॉन्टेस्क्यू, 3 है रूसो और 4 है लेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 रूसो। कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता रूसो हैं। व्याख्या देख लेते हैं। रूसो फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। रूसो कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। उनकी रचनाएं इस प्रकार है, कन्फेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, द ईमाइल आदि। रूसो प्राकृतिक अधिकार का पक्षधर है। उसके अनुसार प्राकृतिक दशाओं में मनुष्य को सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। वह अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकता है। रूसो कहता है कि विज्ञान और सभ्यता के विकास ने मनुष्य को पतित कर दिया है। रूसो का ये कथन है कि विज्ञान और सभ्यता के विकास ने मनुष्य को पतित कर दिया है। वह राज्य की उत्पत्ति के माध्यम से सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है। तो समान इच्छा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो रूसो से। 23 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेंथम अधिकारों को विभाजित करता है। वेंथम अधिकारों को विभाजित करता है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 7 वर्गों में, 2 वर्गों में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्गों में। वेंथम जो है अधिकार को 2 वर्गों में विभाजित करता है। व्याख्या देखते हैं। जेरेमी वेंथम इंग्लैंड का न्यायविद, दार्शनिक तथा विधिक व सामाजिक सुधारक था। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। वह प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार का विरोधी था। वेंथम ने अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया, कानूनी अधिकार और दूसरा है नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार और 2 नंबर है नैतिक अधिकार। वेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत को सार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख
ही प्रत्येक विधान का लक्ष्य होना चाहिए। उपयोगितावाद का जो उसका सिद्धांत है उसका सार ये है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये उसका सार है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? कौटिल्य के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य का अंग है। कौटिल्य धानव दुर्ग की चर्चा करता है, धानवन दुर्ग की चर्चा करता है। ऑप्शन 3 है कौटिल्य कूटनीति संबंधी षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है। और 4 ऑप्शन आपका है फ्रेंड्स, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। तो कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा दोस्तों। कौटिल्य कूटनीति संबंधित षड्यंत्र गुण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है, ये वाला कथन गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। उसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात वंश के राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। वह राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का पक्षधर थे। उनके राज्य के 7 तत्व हैं, उनके राज्य के 7 तत्व हैं जो शरीर के अंगों के समान महत्व रखते हैं। अमात्य राज्य की आंखें हैं। उसने दुर्ग को राज्य की बाँह कहा है, जो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। औदिक, जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन, धनवन और मरुस्थली दुर्ग। वह कूटनीति संबंधी षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं करता है। तो वह कूटनीति संबंधी षड्यंत्र का प्रतिपादन नहीं करता है, ये वाला कथन गलत था। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष ये सही है। लोहिया का सप्त क्रांति, जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति, मिल का उपयोगितावाद। तो ये मिलान आपका सही होगा, इसको मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिए। कार्ल मार्क्स का पहला 1 है तो 1 इसमें 2 है, और लोहिया का चौथा है तो लोहिया का चौथा, बी का चौथा, ये वाला। तो आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला मिलान देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का, राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया, जिसमें 7 क्रांतियाँ शामिल हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। उपयोगितावाद सिद्धांत का संबंध J.S. मिल व जेरेमी बेंथम से है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है अमेरिका, 2 है नाइजीरिया, 3 है स्विट्जरलैंड और 4 है कनाडा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका सही हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। व्याख्या देखते हैं। जब समान शक्तियों से युक्त कई राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो उसे संघवाद कहते हैं, जिसका प्रारंभिक स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। इसे ही सहयोगी संघवाद कहा जाता है। स्ट्रांग के अनुसार अमेरिका का संविधान एक सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान है। कनाडा में प्रांतों की उत्पत्ति संघ के एक अधिनियम द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार रहा है। सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार रहा है। ऑप्शन 1 है जीवन का अधिकार, ऑप्शन 2 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 है संपत्ति का अधिकार,
ऑप्शन 4 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 27 का 3 सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 अंज्ञा में संपत्ति के अधिकार निहित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका 7 सदस्य होते हैं। बहुल कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रत्येक के पास समान शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों के प्रयोग में भी समानता होती है। इन्हीं सदस्यों में से बारी बारी से अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो कार्यपालिका की अध्यक्षता करता है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था स्विट्जरलैंड द्वारा, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, अमेरिका में। किसमें किया गया था? अमेरिका में। आगे देखिए व्याख्या। न्यायिक पुनर्समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानून तथा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनर्समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका के कृत्यों जो कार्य करते हैं उनकी समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है न्यायपालिका को। न्यायपालिका जो है विधायिका की और कार्यपालिका दोनों के कार्यों की समीक्षा कर सकता है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिका में प्रतिपादित किया, जिससे प्रेरित होकर भारतीय न्यायपालिका भी न्यायिक पुनर्समीक्षण की शक्ति धारण की है। 30 नंबर, हेयर प्रणाली का संबंध है। हेयर प्रणाली का संबंध है सूची निर्वाचन पद्धति से, सार्वभौम मताधिकार से, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीयता पद्धति से। तो आंसर जो हो जाएगा 30 का दोस्तों वो 4 हो जाएगा, एकल संक्रमणीय पद्धति से हेयर प्रणाली का संबंध है। व्याख्या देख लेते हैं। हेयर प्रणाली का संबंध एकल संक्रमणीयता पद्धति से है, जिसमें मतदान वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 में होता है, अर्थात मतदाता अधिक पसंद से कम पसंद वाले क्रम में वोट देता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। मतदान की एकल संक्रमणीयता पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु सबसे अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर दोस्त वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को एक बार दोबारा शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।